अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, माई नेम इज़ अमर तुफैन एंड आई एम केमिस्ट्री मेंटर एंड आल्सो एएफएनएस कोऑर्डिनेटर एट ट्रेनीमेड फोर्सेस एकेडमी। होप सो आज का टेस्ट आपका अच्छा हुआ होगा। अगर नहीं भी अच्छा हुआ तो कोई बात नहीं, अभी जो आपने गलतियां की हैं आप उनको अच्छे से याद करें, इंशाल्लाह आपकी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगी। सबसे पहली बात, आपने घबराना नहीं है। अब कुछ बच्चों ने वीएन के बगैर टेस्ट दिया होगा, कुछ ने चैट जीपीटी भी यूज़ की होगी, तो बी सिंसियर टू योर सेल्फ। अगर आपने चैट जीपीटी को यूज़ किया है तो ना करें, बिकॉज एएफएनएस के टेस्ट को सिर्फ 2 दिन रह गए हैं और आपने अपनी फाइनल प्रिपरेशन करनी है। ये टेस्ट रखने का यही मकसद था कि आप लोगों को पता चल सके आप लोग कहाँ पे लायक आ रहे हैं। बाकी डिमोटिवेट नहीं होते, क्योंकि कुछ लोगों को अल्लाह ताला मेहनत का सिला आखिर में जाके देते हैं। वो बहुत ज़्यादा फेलियर्स बर्दाश्त करते हैं लेकिन लास्ट पे जाके उनको सक्सेस मिलती है। तो हो सकता है आप भी उन्हीं कुछ लोगों में से हो। तो इसलिए हर फेलियर को फेलियर नहीं समझती, कुछ फेलियर पाथवे होता है सक्सेस की तरफ। चलें स्टार्ट करते हैं। आज के टेस्ट का हमारा फर्स्ट एमसीक्यू था टर्नर सिंड्रोम। अच्छा, ये वाला आपका माइटोसिस वाला चैप्टर था, उसमें से आया हुआ है और ये सारे एमसीक्यूज़ आपके पास्ट एक्सपीरियंस में से हैं, ठीक है? अब टर्नर सिंड्रोम क्या होती है? ये जेनेटिक डिज़ीज़ होती है फीमेल्स में। अब जेनेटिक डिज़ीज़ है तो ज़ाहिर-सी बात है क्रोमोसोम या जीन्स या डीएनए का कोई ताल्लुक होगा। तो इसमें एक क्रोमोसोम मिसिंग होता है या अल्टर होता है, उसमें कोई ना कोई म्यूटेशंस होती हैं, ठीक है? जिसकी वजह से वैसे तो फीमेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं 23 पेयर्स की फॉर्म में। लेकिन अब एक क्रोमोसोम नहीं होता, टोटल कितने होंगे? 45 क्रोमोसोम्स। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये आपने अच्छे से करना है, ठीक है? इसी तरह जो इससे रिलेटेड है टर्नर सॉरी इससे रिलेटेड है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी होती है 21 क्रोमोसोम्स की। जबकि अगर हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बात करें तो उसमें 47 क्रोमोसोम्स होते हैं XXY की फॉर्म में, ठीक है? लेकिन अगर हम ट्रिपल एक्स की बात करें, ट्रिपल एक्स एक डिज़ीज़ है, उसमें हमारे पास 3 दफ़ा एक्स होते हैं, उसमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है और वो कौन-सा होता है? एक्स वाला। तो ये आपने याद रखना है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं पॉसिबल फिनोटाइप्स। पहले तो आपको पता होना चाहिए फिनोटाइप्स क्या होती हैं, देन एवीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का आपको पता होना चाहिए। अच्छा, फिनोटाइप्स क्या होती हैं? ऑब्जर्वेबल ट्रेट या कोई भी जो ब्लड टाइप होती है या एंटीजन होती है रेड ब्लड सेल्स पे, ठीक है? वो हमारे पास क्या होती है? फ़िनोटाइप। जबकि जीनोटाइप हमारे पास क्या होती है? जेनेटिक मेकअप। जीनोटाइप से याद रख लें, जीनोटाइप जीन और जीन से जेनेटिक मेकअप, ठीक है? अब एबी ब्लड ग्रुप सिस्टम में हमारे पास टोटल कितनी फ़िनोटाइप्स हैं? ए, बी, एबी और ओ। ये 4 ग्रुप्स हैं और ये 4 फ़िनोटाइप्स हैं। या तो रेड ब्लड सेल्स पे ए एंटीजन होगी या बी एंटीजन होगी या ए और बी दोनों होंगी या कोई भी नहीं होगा। तो ब्लड ग्रुप होगा ओ। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात आपने जो याद रखनी है वो ये है कि यूनिवर्सल डोनर कौन-सा है? वो है हमारे पास ओ, जिसमें हमारे पास कोई भी एंटीजन नहीं होती, लेकिन एंटीबॉडीज़ एंटी ए और एंटी बी दोनों होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें यूनिवर्सल रेसिपिएंट की, तो वो हमारे पास होता है ए बी और उसमें हमारे पास कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं होती जबकि एंटीजन ए एंड बी दोनों होते हैं। आपने यहाँ से याद रखना है कि जो भी नाम होगा वो एंटीजन प्रेज़ेंट होंगी और उससे ऑपोज़िट एंटीबॉडीज़ प्रेज़ेंट होंगी, ठीक है? नेक्स्ट मूव करते हैं नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम। ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है। नॉन प्रोटीन पार्ट होता है हमारे पास कोफैक्टर, जो कि एक्ट करता है एज़ अ ब्रिज बिटवीन एंजाइम, ताकि वो अपनी जो एक्टिविटी है उसको परफ़ॉर्म कर सके। अब हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं। ये है हेलो एंजाइम। अब हेलो एंजाइम हमारे पास होता है एक्टिवेटेड। इसमें हमारे पास होता है प्रोटीन पार्ट प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट। अब नॉन प्रोटीन पार्ट यहाँ पे होगा कोफैक्टर और ये हमारे पास एक्टिवेटेड एंजाइम है। जबकि जो हमारे पास एपो एंजाइम है वो क्या है? इनएक्टिवेटेड है। उसमें सिर्फ प्रोटीन पार्ट होगा और उसको एक्टिवेशन के लिए नॉन प्रोटीन पार्ट चाहिए। जब तक नॉन प्रोटीन पार्ट यानी कोफैक्टर नहीं होगा तो हमारे पास होलो एंजाइम नहीं बनेगा, जिसकी वजह से एंजाइम एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर
दैट मेक्स फॉलो एंजाइम। तो ये भी क्वेश्चन एफएनएस में पूछा गया है। जबकि अगर हम बात करें एक्टिवेटर की, तो एक्टिवेटर हमारे पास कोई भी एंजाइम का स्ट्रक्चरल पार्ट नहीं होता, प्रोटीन पार्ट नहीं होता, लेकिन हाँ वो क्या करता है, एंजाइम की एक्टिविटी को इन्हेंस करता है। तो यहाँ पे इसका आंसर है कोफैक्टर, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है नॉन प्रोटीन पार्ट का। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट भी है, कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब कोएंजाइम अगर कोफैक्टर एंजाइम के साथ लूजली अटैच है तो वो हमारे पास क्या होगा, कोएंजाइम होगा। और इसमें हमारे पास होते हैं ऑर्गेनिक कोफैक्टर, जिसमें हमारे पास आ जाता है एनएडी पॉजिटिव। जबकि अगर हमारे पास कोफैक्टर टाइटली बाउंड होगा एंजाइम के साथ तो वो हमारे पास होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है। अच्छा, अब कोफैक्टर में हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स आ जाती हैं, जैसे मेटल्स Zn2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, ये हमारे पास क्या है, कोफैक्टर्स। नेक्स्ट मूव करते हैं, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, आपने देखना है कि यहाँ पे पूछा क्या गया है। अब यहाँ पे पूछा गया है इनकरेक्ट, तो हमने ढूंढना है जो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं है। तो अब हम रिकॉल करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या होता है। पहले ऑप्शंस को देखते हैं। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन अ सेल इज कांस्टेंट। अगर किसी बच्चे को ये एमसीक्यू नहीं आता तो वो क्या करेगा, जो उसको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इंफॉर्मेशन है वो उसको रिकॉल करे, देन ऑप्शंस को देखे। अब मुझे नहीं पता कि सेल में कांस्टेंट है या नहीं है, क्योंकि ये बुक पे कम ही लिखा होता है या बच्चे कम ही ध्यान देते हैं इस लाइन पे। नेक्स्ट हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसाइज प्रोटीन। ये सबको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल है। तो पावर हाउस है तो मतलब क्या करेगा, प्रोटीन्स प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया हैव सर्कुलर डीएनए। हम सबको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, जो कि बैक्टीरिया की तरह किस फॉर्म में है, सर्कुलर फॉर्म में है। नेक्स्ट हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया आर साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। तो हमने माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस में पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया किस चीज की जगह है, क्रेब्स साइकिल और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, यहाँ पे ये सब कुछ होता है। तो अब हमारे पास क्या बचा नीचे, पीछे ये बचा जो हमें नहीं पता कि है, बाकी सबका हमें श्योर है कि ये सब है। तो हमारे पास यही ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। अब वो कैसे कि नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन अ सेल इज कांस्टेंट। हर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया कांस्टेंट है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया वेरी करता है, 1000 to 2000 होता है हमारे पास लीवर सेल में, मसल सेल में इससे ज़्यादा होता है, जबकि रेड ब्लड सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है। तो इस लिहाज से हमारे पास अल्फा ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पे आप माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ये भी याद रखें कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, जिसकी दो लेयर्स हैं या दो मेम्ब्रेन्स हैं। आउटर मेम्ब्रेन में क्या है, पोर्स हैं या पोरस है, और जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्डिंग बनाती है, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टे। जबकि जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास क्या है, साइट है क्रेब्स साइकिल की। मैट्रिक्स इज द साइट ऑफ क्रेब्स साइकिल। और माइटोकॉन्ड्रिया आता कहाँ से है, मदर से आता है। आप इनहेरिट करते हैं मदर से, मैटरनल इनहेरिटेंस। ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट। पहले तो आपको पता होना चाहिए प्लास्टिड क्या है। प्लास्टिड एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो कि डबल मेम्ब्रेन है। अभी कहाँ पे होती है, इसके कंपोनेंट्स है क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। अब आप याद रखें कि क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्लोरोफिल किस में हेल्प आउट करता है, फोटोसिंथेसिस में। तो फोटोसिंथेसिस एनिमल्स यानी कि हम तो करते नहीं है, तो हमारे पास ये ऑप्शन होगा इनकरेक्ट। बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं लेकिन उनमें पिगमेंट होता है, नॉट क्लोरोफिल, लेकिन उनमें एक पिगमेंट होता है जो कि लाइट को अब्जॉर्ब करता है, स्पेसिफिकली वो क्लोरोफिल नहीं होता। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये इनकरेक्ट है। पीछे हमारे पास क्या बचा, प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स ही हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प आउट करते हैं। अब यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, वहाँ पे होता है क्लोरोफिल, जो कि हमारे पास एक पिगमेंट है और जो कि किस चीज़ में हेल्प आउट करता है, फोटोसिंथेसिस में। जबकि अगर हम बात करें क्रोमोप्लास्ट की, तो वो हमारे पास क्या करता है, कलर देता है, गेव कलर। और इसमें कौन से पिगमेंट्स होते हैं, कैरोटीनॉइड्स होते हैं, ग्रीन ब्लू।
जबकि अगर हम बात करें ल्यूकोप्लास्ट की, तो ल्यूकोप्लास्ट में हमारे पास नो पिगमेंट, कोई भी पिगमेंट नहीं होता, और इसका काम क्या होता है, स्टोर करता है फूड को, लाइक फैट, प्रोटीन्स, उसके बाद ऑयल्स वगैरह को। तो इसका आप लोग ऐसे पता लगा सकते हैं जिस एमसीक्यूज की आपको समझ ना आए। नेक्स्ट हमारे पास है मियोसिस। अब मियोसिस का आपको पता होना चाहिए, मियोसिस में होते हैं दो फेजेस, मियोसिस वन एंड मियोसिस टू। मियोसिस वन होती है सिमिलर टू माइटोसिस, और इसमें होता है डॉटर सेल 2n से 2n, और माइटोसिस में भी हमारे पास डिप्लॉइड से डिप्लॉइड ही बनता है, 2n का मतलब है डिप्लॉइड। जबकि जो मियोसिस टू होती है उसमें क्या होता है, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनते हैं, 4 डॉटर सेल्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि जो माइटोसिस होती है ना, वो सोमैटिक सेल्स में होती है। सोमैटिक सेल्स में जो नॉर्मल बॉडी के सेल्स होते हैं वो उसमें होती है, और वो ये वहाँ पे क्या करती है, ग्रोथ करती है, रिपेयर करती है। जैसे कि आपका कोई नेल टूट जाता है तो वो कुछ दिन बाद नया आ जाता है, तो उसमें क्या होती है, माइटोसिस होती है। तो अगर हमारे पास मियोसिस की बात करें तो मियोसिस हमारे पास किस में आती है, गैमेट फॉर्मेशन में, या जर्म लाइन सेल्स में आती है। ये गैमेट की फॉर्मेशन करवाती है और हैप्लॉइड सेल्स बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है विच स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बर्थ कैनाल। अब जब तक आपको पता नहीं होगा इन सब के फंक्शंस का, तो आपको कैसे पता चलेगा, आपको नहीं पता चलेगा। अच्छा, जो ओविडक्ट होता है ना, वो हमारे पास होती हैं, उनको हम फेलोपियन ट्यूब्स भी कहते हैं। अब यहाँ पे ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है जहाँ पे स्पर्म और एग की फर्टिलाइजेशन होती है। जबकि अगर हम यूट्रस की बात करें, फर्टिलाइजेशन के बाद जो इम्प्लांटेशन होती है, मतलब कि जो एम्ब्रियो की ग्रोथ होती है, वो किस में होती है, यूट्रस में, और वो बनता है, ग्रो करता है, फीटल डेवलपमेंट होती है। जबकि जो वेजाइना है उसमें होती है पार्चुरेशन या बर्थ। ठीक है, और उसको हम कहते हैं बर्थ कैनाल भी। तो हमारे पास ओवरी क्या है, ओवरी ऐसी साइट है जहाँ पे एग की प्रोडक्शन होती है और ओवुलेशन होती है। ओवुलेशन मीन्स रिलीज ऑफ एग। ठीक है, तो अब यहाँ पे पूछा गया है बर्थ कैनाल कौन सी है, तो बर्थ कैनाल हमारे पास है वेजाइना। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है, तो फर्टिलाइजेशन हमारे पास होती है ओविडक्ट में, जो कि एम्प्यूला रीजन होता है ओवरी का, लाइक हैंड, लाइक ऐसे जो रीजन होता है ना, जो नीचे झुका होता है ऐसे वाला, ये ये जो हमारे पास होता है ये होते हैं ओविडक्ट। जबकि जो हमारे पास इम्प्लांटेशन होती है वो होती है यूट्रस में, और जो गेस्टेशन होती है यानी कि प्रेगनेंसी होती है वो भी यूट्रस में होती है। जबकि जो पार्चुरेशन है वो हमारे पास बर्थ है, तो बर्थ हमारे पास वेजाइना में होती है, और जो ओवरी है वो वहाँ पे क्या होती है, एग प्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन विच ऑर्गेनेलिस। सबसे पहले तो आपको ऑर्गेनेलिस के फंक्शन बहुत अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी और एएफएनएस में भी पूछ जाते हैं। तो राइबोसोम्स का हमारे पास फंक्शन क्या होता है, राइबोसोम्स हमारे पास होती है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, इसमें हमारे पास राइबोसोमल आरएनए भी होता है। अच्छा, लाइसोसोम्स हमारे पास क्या है, लाइसोसोम्स में हमारे पास होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स अप्रोक्सीमेटली 50। ठीक है, और ये हमारे पास इनको सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे पास क्या करती हैं, ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं ये डाइजेस्ट करते हैं वेस्ट मटेरियल को, उसके बाद पैथोजेंस को, ओल्ड ऑर्गेनेलिस को, जिसकी वजह से इनको सुसाइडल बैग्स कहा जाता है। और ये हमारे पास ऑटोफेगी में भी हेल्प आउट करते हैं। इनकी जो पीएच होती है वो एसिडिक होती है, और जो कि अप्रोक्सीमेटली होती है 5। ठीक है, और ये हमारे पास फेगोसाइटोसिस में भी हेल्प आउट करते हैं, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ जाता है उसकी फेगोसाइटोसिस करते हैं। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें गोल्जी अपरेटस की, तो गोल्जी अपरेटस हमारे पास सिक्रीशंस में हेल्प आउट करता है, उसके बाद पैकेजिंग में, मॉडिफिकेशन में, उसके बाद लाइसोसोम्स जो होते हैं ना वो भी गोल्जी अपरेटस से बनते हैं। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल है जो कि हमारे पास एटीपी की प्रोडक्शन करता है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, तो वो हमारे पास किस में है, लाइसोसोम्स में। नेक्स्ट हमारे पास स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन। सबसे पहले तो आपको इन सब के फंक्शंस पता होने चाहिए। जो एपिडिडाइमस है ना वो क्या करती है, स्टोरेज करती है और मैचुरेशन करती है स्पर्म की, ना कि उनकी प्रोडक्शन करती है। तो ये क्रॉस होगा सेमिनल वेसिकल्स। अच्छा, सेमिनल वेसिकल्स क्रिएट करती हैं फ्लूइड जिसको बोलते हैं सेमिनल फ्लूइड। अच्छा, ये क्या करता है, नोरिश करता है या न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है स्पर्म को। जबकि जो हमारे पास सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होती हैं वो क्या होती हैं, टेस्टिस में होती हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, जहाँ पे होती है स्पर्मेटोजेनेसिस,
और स्पर्मेटोजेनेसिस के रिजल्ट में क्या बनते हैं, स्पर्म्स बनते हैं। तो हमारे पास अभी तक तो ये आंसर करेक्ट है। आगे देखते हैं जो वॉस डिफरेंस है। वॉस डिफरेंस क्या करती है, एक डक्ट होती है जो कि ट्रांसपोर्ट करती है स्पर्म को फ्रॉम एपिडिडाइमस टू यूरेथ्रा। ठीक है। अब यहाँ पे स्पर्म्स प्रोड्यूस्ड इन, तो ये वो यहाँ पे क्या है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। एफएनएस के लिहाज से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लें। जो स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए डेज रिक्वायर होते हैं वो होते हैं 74 डेज। जो सर्टोली सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, नरिश करते हैं डेवलपिंग स्पर्म को, उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। जबकि जो हमारे पास लेडिक सेल्स होते हैं या इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल हार्मोन है। उसके बाद जो हमारे पास एफएसएच है वो क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसकी वजह से क्या बनते हैं, स्पर्म्स। जबकि जो हमारे पास एलएच है वो क्या करती है, स्टिमुलेट करती है टेस्टोस्टेरोन को। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास विच हार्मोन स्टिमुलेट्स ओवुलेशन। ओवुलेशन कौन कराता है, सबसे पहले तो आपको इनके फंक्शन पता होने चाहिए। जो एफएसएच है वो क्या करता है, वो हमारे पास एस्ट्रोजन की सिक्रेशन करवाते हैं। जबकि जो एलएच है वो हमारे पास ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, वो हमारे पास क्या करता है, ओवुलेशन करवाता है या रिलीज करवाता है मेच्योर एग को। जबकि जो हमारे पास एस्ट्रोजन है वो क्या करता है, एंडोमेट्रियम को बिल्ट आउट करता है और रेगुलेट करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को। जबकि हमारे पास जो प्रोजेस्टेरोन है ये होता है प्रेगनेंसी हार्मोन या बर्थ हार्मोन। अगर हमारे पास प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज हो जाए तो प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाती है। प्रोजेस्टेरोन हमारे पास प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। ठीक है। और ये जो यूट्राइन लाइनिंग होती हैं उनको मेंटेन करता है। हमारे पास डिफरेंट फेजेस हैं। जो फॉलिकुलर फेज है उसमें हमारे पास एफएसएच और एस्ट्रोजन रिलीज होता है। ओवुलेशन फेज में हमारे पास एलएच रिलीज होता है और ये 14 डेज, डे 14 पे होता है। और जबकि जो हमारे पास ल्यूटियल फेज होता है उसमें हमारे पास क्या रिलीज होता है, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कार्पस ल्यूटियम का जो कि एफएनएस में पूछा जाता है। ये मैं आपको साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताती जा रही हूँ, आप लोग नोट करते जाएं। कार्पस ल्यूटियम हमारे पास क्या होता है, रप्चर्ड फॉलिकल होती है आफ्टर ओवुलेशन। जब हमारे पास एग की फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो वो रप्चर हो जाता है। जब वो रप्चर हो जाता है तो वो हमारे पास क्या सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरोन। और उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, कार्पस ल्यूटियम। नेक्स्ट है हमारे पास हीट रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। हीट रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, अच्छा जो बैक्टीरिया होता है ना, जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं उस पे, जब खुराक की कमी हो जाती है या कोई और कंडीशन आती है तो बैक्टीरिया डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं अपनी बॉडी के अराउंड ताकि वो उस कंडीशन में सरवाइव कर सके। अब यहाँ पे हम ऑप्शन को देखते हैं कि हीट रेजिस्टेंट किस पे लाई करता है। तो सीस्ट जो होते हैं ये हमारे पास प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं समहाउ और अनफेवरेबल कंडीशन में ही बनते हैं, लेकिन ये हीट रेजिस्टेंट नहीं होते। ठीक है। अगर आप बॉइलिंग करते हैं किसी भी चीज़ या वाटर में है या मिल्क में है बैक्टीरिया और आप बॉयल करते हैं तो ये सिस्ट डाई हो जाता है। अगर हम बात करें स्पोर्ट्स की तो स्पोर्ट्स हमारे पास होते हैं हीट रेजिस्टेंट। स्पेसिफिकली जो एंडोस्पोर्स होते हैं ये हाईली हीट रेजिस्टेंट होते हैं। अगर हमें स्पोर्स को हीट भी करें तो भी ये मरते नहीं हैं या बैक्टीरिया उस वक्त तक डाई नहीं करता जब तक वो वेजिटेटिव फॉर्म में कन्वर्ट ना हो जाए। अच्छा, जब स्पोर की जर्मिनेशन होती है फेवरेबल कंडीशन में तो वो बनता है वेजिटेटिव सेल। और अगर वेजिटेटिव सेल की को हम हीट करें तो वो डाई कर सकता है, स्पोर डाई नहीं कर सकता। तो स्पोर हमारे पास क्या है, हीट रेजिस्टेंट। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, कैप्सूल। अब कैप्सूल हमारे पास प्रोटेक्ट करता है फेगोसाइटोसिस से। जब भी कोई बैक्टीरिया एंटर करता है किसी भी होस्ट में, प्लांट में, एनिमल में, ह्यूमंस में, तो वो कैप्सूल डेवलप करता है। अब हमारे हमें पता है कि जब भी कोई फॉरेन ऑर्गेनिजम्स आता है तो हमारी बॉडी के इम्यून सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो अगर बैक्टीरिया कैप्सूल डेवलप कर लेता है तो वो इम्यून सेल्स बैक्टीरिया को पहचान नहीं पाते और उसकी फेगोसाइटोसिस नहीं होती। जबकि अगर हम बात करें फ्लैजेला की तो फ्लैजेला लोकोमोशन में हेल्प आउट करता है या मूवमेंट में, ना कि प्रोटेक्शन में। तो इसका करेक्ट आंसर है बीटा। नेक्स्ट हमारे पास है जेंथोफिल। जेंथोफिल्स हमारे पास होते हैं येलो कलर। अब जो रेड होते हैं वो एंथोसायनिन्स होते हैं। ठीक है।
एंथोसायनिन्स होते हैं जो कि कैरोटीनॉइड्स होते हैं, जबकि जो हमारे पास ब्लू कलर होता है वो प्लांट्स बहुत कम एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि जो ग्रीन होता है वो हमारे पास क्लोरोफिल होता है। ठीक है, यहाँ पे इससे रिलेटेड आपने एक बात याद रखनी है कि हमारे पास जो क्लोरोफिल ए है वो ब्लू ग्रीन होता है, क्लोरोफिल बी है जो वो येलो ग्रीन होता है, उसके बाद अगर कैरोटीनाइड्स हैं तो वो ऑरेंज होते हैं, अगर जेंथोफिल्स हैं वो येलो होते हैं, अगर हमारे पास एंथोसायनिन है तो वो हमारे पास रेड है, और ये जो हमारे पास कैरोटीनाइड्स और जेंथोफिल्स हैं ये हमारे पास लिपोफिलिक इन नेचर है, मतलब कि वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, लिपिड सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है द स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर ऑफ हार्ट। अच्छा, स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर का मतलब है कि कौन सा ज्यादा थिक है। स्ट्रॉन्ग होने का मतलब यही है ना कि जो थिक होगा या जो मोटा होगा या जिसमें कैपेसिटी ज्यादा है, स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो अब बच्चों को ना ये जो हार्ट की सर्कुलेशन है इसकी समझ नहीं आती। तो जो राइट आर्टरियम है, आपने एक बात याद रखनी है कि राइट होता है हमेशा, राइट हैंड होता है हमेशा अच्छे कामों के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो हार्ट में राइट आर्टरियम है वो है पूरे काम के लिए, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए। ठीक है, और ये हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है बॉडी से। ठीक है, अब जो हमारे पास लेफ्ट आर्टरियम है, लेफ्ट आर्टरियम क्या करता है, ये हमारे पास लेफ्ट है, ऑल्दो ये लेफ्ट है, लेफ्ट हैंड साइड बुरे कामों के लिए होता है, लेकिन हार्ट में लेफ्ट हैंड साइड या लेफ्ट साइड क्या है, अच्छे कामों के लिए या ऑक्सीजन रिच ब्लड के लिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये ब्लड कहाँ से आता है, लंग से। जबकि जो हमारे पास राइट वेंट्रिकल है, राइट आर्टरियम अपना ब्लड देता है राइट वेंट्रिकल को, राइट वेंट्रिकल से फिर जाता है लंग्स में, और लंग्स में जाके ऑक्सीजनेट होता है, ऑक्सीजनेट होके फिर आता है लेफ्ट आर्टरियम में, लेफ्ट आर्टरियम से जाता है फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमें चाहिए, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को चाहिए। तो लेफ्ट वेंट्रिकल इतना प्रेशर बिल्ड करेगा, इतना प्रेशर बिल्ड करेगा कि पूरी बॉडी में ब्लड चला जाए। और बेसिक ब्रांच इसकी है अयोटा। अयोटा से डिफरेंट ब्रांचेस निकलती हैं जो कि पूरी बॉडी को ब्लड देती हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें लेफ्ट वेंट्रिकल की, तो लेफ्ट वेंट्रिकल हमारे पास थिकेस्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट है, क्योंकि ये पूरी बॉडी को ब्लड देता है, इतने प्रेशर से पंप करता है कि पूरी बॉडी में ब्लड चला जाए। जबकि जो हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी है या पल्मोनरी है वो किस में होती है, राइट वेंट्रिकल में होती है, क्योंकि राइट वेंट्रिकल ने पंप करना होता है लंग्स को, और लंग्स की तरफ जो जाती है वो जाती है पल्मोनरी वेन। ठीक है, सॉरी, पल्मोनरी आर्टरी। तो ये था हार्ट का सर्कुलेशन। अगर अब बस आपने इतना ही याद रखना है, और इसमें करेक्ट आंसर क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। बाकी ये सारे जो है ये थीन है एज कम्पेयर टू लेफ्ट वेंट्रिकल। नेक्स्ट हमारे पास ब्लड सप्लाई टू ईच किडनी, तो वो हमारे पास है 20%। अगर हम ईच किडनी की बात करें तो दोनों किडनी पे जो कार्डिक आउटपुट जाता है, टोटल ब्लड जाता है, वो होता है 20%। जितना हार्ट ब्लड को पंप करता है उतना उसका 20% जाता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें कुछ आपने याद रखनी है कि जो हमारे पास टोटल रीनल ब्लड फ्लो है, टोटल जो किडनी में ब्लड फ्लो होता है वो होता है अप्रोक्सीमेटली 1.2 लीटर पर मिनट। ठीक है, जो कि हमारे पास बनता है 25%। ठीक है, जबकि जो हमारे पास GFR है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, किडनी जो ब्लड को फिल्टर करती है, वो होता है अप्रोक्सीमेटली 125 ml पर डे। और जो किडनी है वो हमारे पास फिल्टर कितने करती है, 60 टाइम्स पर मिनट पर डे। ठीक है, ब्लड को फिल्टर करती है, और इसका फंक्शनल यूनिट क्या है, वो हमारे पास है नेफ्रॉन। और एक किडनी में हमारे पास 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं अप्रोक्सीमेट। नेक्स्ट हमारे पास विच एंजाइम इज यूज्ड इन डिश वॉशिंग। डिश वॉशिंग में वही यूज होता है जो कि कोई भी जो स्टार्च वगैरह होती है या कोई भी हाई कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं उनको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करता है। अब यहाँ पे आया है फर्स्ट है पेप्सिन। अच्छा, जो पेप्सिन है ये होता है स्टमक में एसिडिक पीएच पे वर्क करता है, और ये हमारे पास प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है पॉलीपेप्टाइड्स में। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास ट्रिप्सिन। अच्छा, जो ट्रिप्सिन होता है ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और ये भी किस पे वर्क करता है, प्रोटीन्स। नेक्स्ट हमारे पास है अमाइलेज।
अच्छा, जो अमाइलेज है ना हमारे पास, ये होता है माउथ में और स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसका काम क्या होता है, स्टार्च को कन्वर्ट करता है सिंपल शुगर में, लाइक माल्टोज में। ठीक है। अब डिश वॉशिंग हमारे पास, डिश वॉशिंग में हम क्या करते हैं कि हम लोग फूड के पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं, इसीलिए तो बर्तन साफ होते हैं। तो हमें स्टार्ची ऐसा एंजाइम चाहिए जो स्टार्ची फूड के रेजिड्यूज को रिमूव कर सके, यानी कि स्टार्च को उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। तो हमारे पास ऐसा कौन सा एंजाइम है, वो है अमाइलेज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अमाइलेज। जबकि जो हमारे पास लाइपेज होता है, ये भी हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ये फैट्स को डाइजेस्ट करता है और ब्रेक डाउन करता है ग्लिसरॉल में और अल्को फैटी एसिड्स और अल्कोहल। नेक्स्ट आ जाता है पोर्शन केमिस्ट्री का। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिकल क्लोराइड इज, पहले तो आपने देखना है कि अमोनिकल क्लोराइड बनता किससे है। NH4OH, ये हमारे पास वीक बेस होती है। HCl हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। जब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एसिड और बेस से वाटर को रिमूव करते हैं, तो हमारे पास क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन होती है और उससे क्या बनता है, साल्ट बनता है। ठीक है। तो हमने देखना है कि साल्ट वो एसिडिक है या बेसिक है। तो अब हमारे पास NH4OH क्या है, वीक बेस है। और जो HCl है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जो स्ट्रॉन्ग होगा ना, वही साल्ट का करेक्टर आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो इसकी नेचर क्या होगी, एसिडिक। यहाँ पे डिफरेंट सिनेरियोज हैं। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, लाइक हमारे पास NaCl है, NaOH से Na आया और HCl से Cl आया, तो हमारे पास जो ओवरऑल सोल्यूशन होगा वो न्यूट्रल होगा। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है, लाइक NH4Cl, जिसमें हमारे पास NH4 वीक बेस है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो हमारे पास ओवरऑल क्या आएगा, एसिडिक, क्योंकि हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है। जबकि अगर हम केस 3 डिस्कस करें, वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो हमारे पास क्या आएगा, CH3COO, ये हमारे पास वीक एसिड है, OOH। और NaOH हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ओवरऑल साल्ट क्या आएगा, बेसिक। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर वीक एसिड है और वीक बेस है, जैसे कि हमारे पास CH3CONH4, तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू है या इसके जो नेचर है, वो डिपेंड करेगी Ka और Kb। ठीक है, कांस्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास है, बोथ आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड किस में प्रेजेंट होते हैं, बोथ। तो H2 हाइड्रोजन हमारे पास क्या है, नॉन मेटल है। नॉन मेटल मतलब कि ये अपना इलेक्ट्रॉन पूरा पूरा नहीं देती, ये लोग शेयर करते हैं। तो जो शेयरिंग से बॉन्ड बनता है, वो बनता है कोवलेंट बॉन्ड। और इसमें कौन सा बॉन्ड है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों सेम है। इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अप्रोक्सीमेटली जीरो है या जीरो है। तो हमारे पास इन दोनों में जो बॉन्ड होगा, नॉन पोलर होगा। अब दोनों हाइड्रोजन है, दोनों नॉन मेटल्स हैं, तो शेयरिंग हो रही है, जिसकी वजह से कोवलेंट बॉन्ड होगा, तो ओवरऑल नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। जबकि जो हमारे पास CH4 है, ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, इसमें हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है KCl में हमारे पास K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है। Cl एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और K एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है, वो हमारे पास होता है आयनिक बॉन्ड। तो इसमें सिर्फ आयनिक बॉन्ड है और ऊपर वाले दो में सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड है, तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता। तो पीछे हमारे पास क्या बचा, KCN। अब हम देखते हैं KCN में कैसे। अब जो K है, ये पॉजिटिव है, CN नेगेटिव है, ऐसे तो इनमें क्या बना, आयनिक बॉन्ड बना। जबकि अगर हम CN के स्ट्रक्चर को खोल के देखें, तो C और N में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है। तो हमारे पास इसमें कोवलेंट बॉन्ड भी हुआ और आयनिक बॉन्ड भी हुआ, तो ऐसे ऐसे को हम KCN करेक्ट होगा। अब डिफरेंट हमारे पास कंपाउंड्स हैं, जिनमें हमारे पास आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड दोनों प्रेजेंट होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये FNS में पूछा जाता है। KCN है, फर्स्ट ऑफ ऑल NaNO3 है। ठीक है। NO3 में हमारे पास कोवलेंट है और Na पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव में क्या है, आयनिक है। सेम लाइक NH4Cl में, उसके बाद NaOH। नेक्स्ट है हमारे पास विच हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो
इलेक्ट्रॉनोफिलिटी का आपने याद रखना है कि वैसे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉनोफिलिटी का ट्रेंड थोड़ा उल्टा है, क्योंकि जो फ्लोरीन होता है ना वो हमारे पास उसका साइज थोड़ा स्मॉल होता है, जबकि जो हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं जिसकी वजह से जो पहले वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसको रिपेल करते हैं आने वाले इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मतलब ये है एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू वैलेंस शेल ऑफ गैसियस एटम। तो वो एनर्जी जो रिलीज होती है जब हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को किसी वैलेंस शेल एटम के वैलेंस शेल में ऐड करते हैं, तो फ्लोरीन हमारे पास स्मॉल है जिसकी वजह से इसकी रिपल्शन इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन ज्यादा है जिसकी वजह से वो रिपेल करता है आने वाले इलेक्ट्रॉन को, जबकि जो हमारे पास क्लोरीन है वो क्लोरीन फ्लोरीन से एज कम्पेयर टू फ्लोरीन वो बड़ा है, ठीक है, और वो उसमें हमारे पास हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है -349 इलेक्ट्रॉन -349 किलो जॉल पर मोल, ठीक है, क्योंकि ये रेडिली एक्सेप्ट कर लेता है इलेक्ट्रॉन को और रिलीज करता है मैक्सिमम एनर्जी, ठीक है। नहीं, जबकि जो हमारे पास ब्रोमीन है उसकी लोअर है कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की एज कम्पेयर टू क्लोरीन, और जो आयोडीन है उसका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता है जिसकी वजह से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है उसकी बहुत ज़्यादा कम होती है। तो जो हेलोजेन्स है उसमें इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का जो ट्रेंड है वो हमारे पास क्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन और देन आयोडीन आता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो एक्सेप्ट नोबल गैसेस जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी है वो इंक्रीज होती है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। अच्छा, जो प्राइमरी अल्कोहल है उसके ऑक्सीडेशन से हमारे पास बनता है एल्डिहाइड। अगर एल्डिहाइड की मजीद ऑक्सीडेशन करें तो हमारे पास बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एफएनएस में, ठीक है। अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें तो उससे हमारे पास बनता है कीटोन, और जो टर्शियरी अल्कोहल है उसकी ऑक्सीडेशन हम नहीं कर सकते क्योंकि उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, ठीक है। जबकि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं वो हमारे पास हैं KMnO4, K2Cr2O7 और PCC, जिसमें से ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये दोनों स्ट्रांग है। अब जब स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे तो प्राइमरी अल्कोहल को डायरेक्ट ऑक्सीडाइज कर देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। जबकि जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो पहले क्या करेगा, एल्डिहाइड पे कन्वर्ट करेगा देन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पे ऑप्शन में अल्केन, अल्केन ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल से नहीं बनता बल्कि वो रिडक्शन से बनता है या डिहाइड्रेशन से बनता है या हेलोजिनेशन से बनता है। नेक्स्ट हमारे पास है अल्कीन। तो अल्कीन हमारे पास डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से बनता है। नेक्स्ट हमारे पास कीटोन। तो कीटोन हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बनता है, ना कि प्राइमरी अल्कोहल की। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है चार्ली। नेक्स्ट है हमारे पास कैनिजारो रिएक्शन। अब हमें पता होना चाहिए कैनिजारो रिएक्शन कब होता है, जब हमारे पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती तो हमारे पास क्या होता है, कैनिजारो रिएक्शन होता है, ठीक है। तो हमने देखना है कि इसमें से कौन सा है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि इधर लिखा हुआ है नॉट गिवन बाय। तो नॉट गिवन बाय मतलब अल्फा हाइड्रोजन जिसमें होगी वो नहीं देगा। तो फॉर्मल्डिहाइड में हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जबकि अगर हम बात करें एसिटल्डिहाइड की तो एसिटल्डिहाइड में हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन है, CH3 C डबल बॉन्ड O और H। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप के साथ जो फर्स्ट कार्बन होती है उस पर हाइड्रोजन हो। फॉर्मल्डिहाइड में फर्स्ट कार्बन ही नहीं है तो हाइड्रोजन कहाँ से आएगी। जबकि अगर हम बेंजल्डिहाइड की बात करें तो हमारे पास इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। नन ऑफ दीज तो नहीं हो सकता, इसमें हमारे पास ऑप्शन है एसिटल्डिहाइड। नेक्स्ट है हमारे पास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन NH3। अब सबसे पहले तो आपको परसेंटेज का फॉर्मूला आना चाहिए। उससे पहले आपको जो कंपाउंड दिया जाएगा आपने उसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो हमारे पास नाइट्रोजन का होता है मॉलिक्यूलर मास 14 और 3 हमारे पास हाइड्रोजन है तो हमारे पास यहाँ पे 17 आएगा। अब आपने देखना है कि मास ऑफ दैट एटम इन कंपाउंड डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड, ये होता है परसेंटेज का फॉर्मूला मल्टीप्लाई 100। अब जो मास है हमने किसका फाइंड करना है, नाइट्रोजन का। तो इस कंपाउंड में नाइट्रोजन का मास क्या है, 14, और ओवरऑल हमने जो निकाला वो 17 है मल्टीप्लाई 100। अब इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, अगर आप इसको 16 कर लें तो इसको आप एज्यूम कर लें,
अगर आप इसको 16 एज्यूम कर लें तो इसको आप 2 पे कटिंग कर सकते हैं, 2 7 और 2 8 आर। तो अगर हम 7/8 मल्टीप्लाई 100, अगर आप इसको करें 8/700 अंदर 8 9 आर 72 होता है और 8 8 आर 64 होता है। ठीक है, तो 10 में से 4 निकाला 2 और यहाँ पे 0 और 2 टाइम्स 16 और यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 और 5 टाइम 40, तो यहाँ पे 82.3 समथिंग आ रहा है, 82.5 आ रहा है। लेकिन क्योंकि हम लोगों ने डिनोमिनेटर में क्या किया था, डिनोमिनेटर चेंज किया था, यहाँ पे था 14/17 और हमने 16 लिखा था, जिसकी वजह से हमारा आंसर बड़ा आ रहा है। क्योंकि डिनोमिनेटर में जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतना आंसर छोटा आएगा। हमने यहाँ पे वैल्यू छोटी की है, इसलिए हमारा एक्चुअल आंसर से आंसर बड़ा आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास 82.3 आंसर आ गया है। ऐसे आप लोग एज्यूम करके कैलकुलेशंस कर सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स है जिनके जो परसेंटेज है वो एफएनएस में पूछी गई है। सबसे पहले CH4, इसमें हमारे पास जो कार्बन की परसेंटेज है वो है 75%, हाइड्रोजन की है 25%। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें H2O में जो वाटर है उसमें ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है वो है 88.9, जबकि जो हमारे पास हाइड्रोजन है उसकी है 11.1। अगर हम बात करें नेक्स्ट कंपाउंड की तो हमारे पास NaCl है। NaCl में Na की है 39.3% और जो Cl है उसकी है 60.7%। जबकि अगर हम बात करें CO2 की तो CO2 में हमारे पास जो कार्बन है उसकी परसेंटेज है 27.3 और ऑक्सीजन है उसकी परसेंटेज है 72.7। तो ये एफएनएस में सारे पूछे गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आइस फ्लोट्स ऑन वाटर ड्यू। अच्छा, हमें पता है वाटर में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आती है एम्प्टी स्पेसेस, लेकिन जो आइस की फ्लोटिंग है वो एम्प्टी स्पेसेस की वजह से नहीं है। कोवलेंट बॉन्ड, तो वाटर में हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड, जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो हमारे पास डेंसिटी के डिफरेंस को एक्सप्लेन नहीं करता, तो कोवलेंट बॉन्ड इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड हमारे पास वाटर में नहीं होता, वाटर में होता है कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट है हमारे पास एम्प्टी स्पेसेस। तो एम्प्टी स्पेसेस कैसे आते हैं कि एक वाटर मॉलिक्यूल होता है ना, वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ, जिसकी वजह से हेक्सागोनल लेटिस बनता है, क्रिस्टल लेटिस, जिसकी वजह से जो एक वाटर है उसके दरमियान क्या डेवलप होती हैं, एम्प्टी स्पेसेस डेवलप होती हैं। ठीक है, एम्प्टी स्पेसेस, ये देखें एम्प्टी स्पेसेस डेवलप होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, डेंसिटी कम हो जाती है। अगर हम आइस की डेंसिटी की बात करें तो आइस की डेंसिटी होती है 0.92, जबकि जो वाटर की डेंसिटी होती है वो हमारे पास होती है 1। तो हमारे पास जो आइस है इसी वजह से वाटर पे फ्लोट करती है, क्योंकि एम्प्टी स्पेसेस की वजह से उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि अब जब आइस है ना, कोई भी चीज़ है, थर्मल एक्सपेंशन है, जब किसी भी चीज़ का टेम्परेचर हम कम करते हैं तो वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। लेकिन वाटर का उल्टा हिसाब है, अगर हम वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं 4 से हम 0 डिग्री सेल्सियस पे जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, वाटर एक्सपेंड कर जाता है। ठीक है, और जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम कहाँ पे होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पे, ये भी पूछा जाता है। और जब वाटर एक्सपेंड करते हैं तो इसका फ़ायदा किसको होता है, जो एक्वेटिक लाइफ होती है ना, जो कि फ्रोजन लेक्स के नीचे रह रही होती है, उसको फ़ायदा होता है, क्योंकि जो आइस होती है वो एक्ट करती है एज एन इंसुलेटर, वो उनको बाहर की सर्दी से बचाती है। नेक्स्ट हमारे पास है विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। सबसे पहले आपको रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बताना चाहिए। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो दूसरों को रिड्यूस करता है, खुद को ऑक्सीडाइज करता है, मतलब कि वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है उससे और वो दूसरों को दे देता है, इसीलिए वो दूसरों को रिड्यूस करता है। जबकि जो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, वो दूसरों का इलेक्ट्रॉन लूज करवाता है, यानी कि दूसरों को ऑक्सीडाइज करवाता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाता है फ्रॉम अदर्स एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय इटसेल्फ। तो जो हमारे पास नॉन मेटल्स होती हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती हैं स्ट्रॉन्ग, और जो मेटल्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होती हैं। जबकि यहाँ पे अगर हम बात करें HF, तो HF में हमारे पास बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं देगा, हाँ, लेकिन ये दूसरे से इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकता। जबकि अगर हम बात करें HCl की,
तो HCl फ्लोरीन से क्या है, इसका बॉन्ड फ्लोरीन से कम स्ट्रेंथ है, इसके बॉन्ड की फ्लोरीन से कम स्ट्रेंथ है, लेकिन ये भी इतनी आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। अगर हम बात करें HI की, तो HI का साइज बहुत ज़्यादा होता है और इसके बॉन्ड की स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, जिसकी वजह से ये रिड्यूस, अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दूसरों को दे सकता है और खुद लूज कर देता है। तो अगर हम यहाँ पे डिफरेंट की बात करें तो हमारे पास HI है, रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे डिफरेंट आप लोगों ने ट्रेंड्स याद रखने हैं। अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की, तो हमारे पास HI है, देन HBr है, देन HCl है, देन HF है। ठीक है। अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, मतलब लॉस ऑफ प्रोटॉन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन, तो भी हमारे पास यही ट्रेंड है। लेकिन अगर हम बात करें बॉन्ड के स्ट्रेंथ की कि किसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो हमारे पास HF है, देन HCl है, देन HBr है, देन HI है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन जिसका आपने फाइंड करना है, उसकी जगह एक्स लगा दें, देन +12, और जो हाइड्रोजन है उसकी वैलेंसी क्या है, +1, +6 ऑक्सीजन के हैं, तो इसकी वैलेंसी क्या है, -2, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। ओवरऑल 0 क्यों आया, क्योंकि जो नेट चार्ज है ग्लूकोज पे, एवरेज चार्ज है वो क्या है, 0, ग्लूकोज न्यूट्रल है। तो 6x + 12 -6 2 6 2 12 आएगा। ठीक है, अब 12 12 से कैंसिल हो गया, उसके बाद क्या आएगा, 6x = 0, x = 0/6, तो हमारे पास x क्या आएगा, 0, मतलब कि जो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, 0। तो यहाँ पे +2 -2 +4 नहीं हो सकता, जबकि यहाँ पे डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, उनमें कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी कर रही है। CH4 में -4 है, C2H6 में -3 है। अगर हम CH3OH की बात करें, उसमें हमारे पास -2 है। अगर हम बात करें HCHO की, तो उसमें हमारे पास O 0 है। अगर HCOOH की बात करें तो उसमें हमारे पास +2 है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो उसमें हमारे पास +4 है। तो ये डिफरेंट आप लोगों को कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट आनी चाहिए, फाइंड करनी आनी चाहिए। ठीक है, और आपको उनकी वैलेंसी जब तक नहीं पता होगी, तब तक आप ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारे पास स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो हमारे पास डीमन इफेक्ट है। अगर स्पेक्ट्रल लाइंस की स्प्लिटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, स्टार्क इफेक्ट होता है। कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है, जब स्कैटरिंग होती है एक्सरेज की बाय इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये पार्टिकल नेचर को डिफाइन करता है। अगर हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें तो हमारे पास ये होता है एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल एटम व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट। या इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है मेटल से जब हम कोई भी लाइट फॉल करते हैं ऊपर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का पूछा है तो हमारे पास रीमन इफेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 वो देता है जिसमें स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो। तो हमारे पास उसका ऑर्डर होता है टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, और देन हमारे पास मिथाइल कार्बोकेटाइन। तो अगर हम बात करें मिथाइल क्लोराइड की, तो मिथाइल क्लोराइड हमारे पास SN1 नहीं देता, ये SN2 देता है। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे पास स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं होता। जबकि अगर हम बात करें इथाइल क्लोराइड की, हमारे पास प्राइमरी है, तो ये भी हमारे पास क्या देगा, SN2 रिएक्शंस देगा। ठीक है, SN1 जिसमें होता है उसमें होता है स्टेबल कार्बोकेटाइन, जैसे कि हमारे पास बेंजाइल हो गया, एलाइल हो गया। बेंजाइल क्लोराइड हमारे पास है प्राइमरी कार्बोकेटाइन। अब जो हमारे पास बेंजाइल है, बेंजीन रिंग की वजह से उसमें होती है रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से इसका जो कैटाइन होता है वो स्टेबल हो जाता है। तो हमारे पास इसका चार्ली ऑप्शन होगा। अब विनाइल क्लोराइड क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो विनाइल और एलाइल अराइल है वो हमारे पास कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं देते। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होगा जो कि हीट को रिलीज करेगा, जिसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट्स की इंथैल्पी है या हीट है वो रिएक्टेंट से लेस होगी, और हमारे पास क्या होगा उसमें
जो हीट है उसको नेगेटिव साइन से डिनोट करेंगे। इसमें हमारे पास क्या आता है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फूड बनाते हैं, तो ये हमारे पास एंडोथर्मिक है। जबकि जो हमारे पास कंबस्शन ऑफ फ्यूल है उसमें क्या होता है कि हीट रिलीज होती है जिससे हम लोग खाना वगैरह पकाते हैं, तो हमारे पास क्या है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जबकि हमारे पास मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस को अगर मेल्ट करना हो तो हम हीट देते हैं या वो हीट एब्जॉर्ब करती है, तो ये हमारे पास क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। जबकि इवेपोरेशन ऑफ वाटर, इवेपोरेशन कब होती है, ये वाटर होता है जो वो हीट को एब्जॉर्ब करता है सराउंडिंग से, जिसकी वजह से हमारे पास कूलिंग इफेक्ट आता है। जैसे कि हमें पसीना आता है तो वाटर, जो हमारे पास जो वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्वेट रिलीज होता है, जब वो इवेपोरेट करता है तो हमें कूलिंग इफेक्ट आता है। ठीक है, तो हमारे पास जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसके एग्जांपल्स में हमारे पास है कंबस्टन, न्यूट्रलाइजेशन, रेस्पिरेशन। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें एंडोथर्मिक रिएक्शन की, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो प्रोडक्ट का एंथैल्पी है वो ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट, क्योंकि वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड किंग ऑफ केमिकल्स। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए डिफरेंट जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनके फार्मूला आपको पता होने चाहिए, उनके जो नेम्स हैं, निक नेम, वो आपको पता होने चाहिए। जो मैंने ग्रुप में आपको लिस्ट भेजी थी वो आपने अच्छे से काटी। फर्स्ट है हमारे पास HNO3। तो HNO3 को हम कहते हैं एक्वा फोर्टिस या इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग वाटर। ठीक है, जबकि जो हमारे पास HCl है इसको बोलते हैं म्यूरेट्रिक एसिड या स्पिरिट ऑफ सॉल्ट। जबकि जो हमारे पास H2SO4 है इसको बोलते हैं किंग ऑफ केमिकल्स या ऑयल ऑफ विट्रियोल, ऑयल ऑफ विट्रियोल। अब इसको किंग ऑफ केमिकल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारे पास इसका वाइड यूज़ होता है, ये इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है, बैटरीज में यूज़ होता है, रिफाइनरीज में यूज़ होता है और लेबोरेटरीज वगैरह में भी यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारे पास H3PO4। तो ये हमारे पास है फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंट जो एसिड्स हैं वो हमारे पास इंपॉर्टेंट है। CH3COH को हम बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड, CO2 को बोलते हैं ड्राई आइस इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। जबकि जो N2O है वो हमारे पास क्या है, लाफिंग गैस है या नाइट्रस ऑक्साइड है। जबकि जो हमारे पास H2O2 है वो हमारे पास है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जबकि जो हमारे पास NaOH है वो है हमारे पास कास्टिक सोडा। Na2CO3 हमारे पास है वॉशिंग सोडा। Na8CO3 हमारे पास है बेकिंग सोडा। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अच्छा, म्यूचुअल इंडक्शन सबसे पहले आपको जो फिजिक्स में जितने भी यूनिट्स हैं वो आपको आने चाहिए। अब टेस्ला जो होता है वो यूनिट होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का। वेबर यूनिट होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का। हेनरी यूनिट होता है इंडक्टेंस का, म्यूचुअल होगी या सेल्फ इंडक्शन जो भी। फेरेडे होता है या फेरेड होता है कैपेसिटेंस का। इसके अलावा जो रेजिस्टेंस होता है उसका यूनिट होता है ओहम। जो कंडक्टेंस होती है उसका यूनिट होता है सीमन। तो ये सब यूनिट्स आपको आने चाहिए। तो इस इधर करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास, हेनरी। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन टू पैरेलल वायर्स कैरी करंट इन सेम डायरेक्शन। आपने एक बात ये याद रखनी है कि अगर वो सेम डायरेक्शन में होंगी तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। ठीक है, अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी। ठीक है, अगर करंट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा हो तो मैग्नेटिक फील्ड अपोज करती हैं वायर्स में, ऑपोजिट होगी, जिसकी वजह से अट्रैक्शन हो। ठीक है, जबकि जो सेकंड ऑप्शन है रिपेल ईच अदर, तो वो नहीं हो सकता क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन रिपेल करती हैं, सेम डायरेक्शन में रिपेल नहीं होता। हैव नो इफेक्ट, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि देयर इज ऑलवेज फोर्स। बेशक करंट जीरो हो लेकिन फोर्स जरूर होती है। कैंसिल, तो फोर्स कभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करती बल्कि वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, अट्रैक्ट ईच अदर। नेक्स्ट हमारे पास है इम्पल्स है सेम डायमेंशन। सबसे पहले आपको सबके यूनिट्स आने चाहिए, देन आप डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो इम्पल्स की डायमेंशन होती है MLT-1। तो फोर्स होता है उसकी डायमेंशन होती है MLT-2। जबकि जो मोमेंटम है उसका सेम यूनिट है न्यूटन सेकंड, तो उसकी भी डायमेंशन MLT-1। जबकि जो हमारे पास पावर है उसकी डायमेंशन है ML/T/T-2, सॉरी T-3। जबकि जो हमारे पास एनर्जी है उसकी डायमेंशन है ML/T-2। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखनी है। अब हमें पता है कि इम्पल्स हमारे पास क्या है, चेंज इन मोमेंटम। तो F इंटू डेल्टा टी हमारे पास क्या आएगा, M डेल्टा V के इक्वल। ठीक है, और ऐसे यूनिट इम्पल्स का क्या है, न्यूटन सेकेंड या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड।
नेक्स्ट हमारे पास है प्रोजेक्टाइल मोशन का। अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन में जो मैक्सिमम रेंज होती है, मैक्सिमम हाइट होती है, जिस एंगल पे होती है वो आपको याद रखनी है। अच्छा, मैक्सिमम रेंज कहाँ पे होती है? 45 डिग्री पे, क्योंकि 45 2 sin थीटा होता है ना। तो हमारे पास 45 sin 2 थीटा, सॉरी। तो 45 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 90 बनाता है, और sin 90 पे हमेशा 1 होता है, तो 1 मैक्सिमम रेंज होती है। जबकि अगर हम 30 की बात करें तो 30 पे 86% होती है, और जो 60 है 60 पे भी सेम होते हैं। जो कॉम्प्लीमेंट एंगल्स होते हैं वहाँ पे रेंज सेम रहती है, ठीक है। जबकि जो 90 है उस पे जो रेंज होती है वो 0 होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? 45 डिग्री। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन अ कैपेसिटर इट्स कैपेसिटेंस। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? कैसा इंसुलेटिंग मटेरियल होता है जो कि कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर देता है बाय डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो हमारे पास इसकी एग्जांपल्स में आते हैं ग्लास, मीका और पेपर। अब हमारे पास जो C इज इक्वल टू सी के सी बी, जो के है हमारे पास ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 1 होती है फॉर ऑल मटेरियल। जबकि अगर हम वैक्यूम की बात करें तो इसमें इसकी वैल्यू 1 होती है, क्योंकि लेकिन जितने भी डाइलेक्ट्रिक्स हैं हमारे पास वो क्या करते हैं? कैपेसिटेंस को इंक्रीज करते हैं, एक्सेप्ट वैक्यूम। वैक्यूम हमारे पास एक आइडियल केस है जिसपे हमारे पास 1 होती है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा? इंक्रीजेस। लेकिन अगर हमारे पास सेम चार्ज हो तो वोल्टेज डिक्रीज होता है, अगर सेम वोल्टेज हो तो चार्ज इंक्रीज होता है। नेक्स्ट हमारे पास है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन नॉट एक्सिबिट। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है? हमारे पास जो ऑसिलेशंस होती हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे देखते हैं हम रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होती है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हमारे पास रिफ्लेक्ट बैक करती हैं, तो हमारे पास जो साउंड वेव्स होती हैं वो रिफ्लेक्ट करती हैं, इको प्रोड्यूस करती हैं। जबकि अगर हम रिफ्लेक्शन की बात करें तो रिफ्लेक्शन में हमारे पास क्या होती है? स्पीड चेंज होती है। तो साउंड वेव्स में हमारे पास स्पीड चेंज होती है, तो वो रिफ्लेक्शन भी शो करते हैं। जबकि जो हमारे पास पोलराइजेशन होती है, पोलराइजेशन डिमांड करती है, सॉरी, पोलराइजेशन डिमांड करती है कि आपके पास परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हो, जबकि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है उसमें पैरेलल डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होती है। मैंने स्टार्ट में पोलराइजेशन का बता दिया था, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में पैरेलल डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होती है, ठीक है। तो हमारे पास पोलराइजेशन नहीं हो सकती क्योंकि वो ट्रांसवर्स वेव्स में होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंटरफेरेंस की, तो इंटरफेरेंस हमारे पास क्या होती है कि जब हमारे पास बीट्स प्रोड्यूस होते हैं, नॉइस प्रोड्यूस होती हैं, तो जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं वो इंटरफेरेंस शो करती हैं। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में हमारे पास जो एग्जांपल है वो आती हैं साउंड वेव्स। जबकि जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं उसमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है। परपेंडिकुलर जो ऑसिलेशंस होती हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ठीक है। और ये जो पोलराइजेशन है ना, ये मेन प्रोसीजर जो कि बताता है कि लाइट जो हमारे पास है वो ट्रांसवर्स वेव्स हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें आइसोथर्मल प्रोसेस की, तो आइसोथर्मल में हमें पता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी। जब इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो डेल्टा यू क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्या आएगी? रिमेन्स कांस्टेंट। जबकि अगर हम बात करें डिफरेंट की, तो हमारे पास आइसोथर्म, उसके बाद एडियाबैटिक, एक मिनट मैं आपको एक एक करके बता दूँ। आइसोथर्मिक में क्या होता है कि जो डेल्टा यू होती है वो इक्वल होता है 0 के, जबकि जो डब्ल्यू होता है वो इक्वल होता है क्यू के, और क्यू इक्वल होता है डब्ल्यू के। जबकि अगर हम बात करें एडियाबैटिक की, तो एडियाबैटिक में क्या होता है? क्यू इज इक्वल टू 0 होता है। तो हमारे पास जो डेल्टा यू होता है वो इक्वल होता है माइनस डब्ल्यू के, और डब्ल्यू होता है इक्वल माइनस डेल्टा यू के, और क्यू हमारे पास क्या होता है? 0। जबकि अगर हम बात करें आइसोकोरिक की, तो आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो हमारे पास डेल्टा यू इक्वल होता है क्यू के, और डब्ल्यू हमारे पास इक्वल होता है 0 के, क्योंकि अगर हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन 0 होगा। जबकि जो हमारे पास क्यू है वो इक्वल होता है डेल्टा यू के। जबकि अगर हम बात करें आइसोबैरिक प्रोसेस की, तो आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, जिसकी वजह से जो डेल्टा यू है, डेल्टा यू हमारे पास होता है क्यू माइनस डब्ल्यू के। जबकि जो हमारे पास डब्ल्यू होता है वर्क डन, वो हमारे पास होता है पी डेल्टा वी के, और जो क्यू होता है वो हमारे पास होता है डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू के इक्वल। तो ये आप लोगों ने रिलेशन याद रखने हैं।
अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास फोटो डायोड। फोटो के नाम से ही शो हो रहा है कि लाइट को यूज करता है। फोटो डायोड क्या करेगा, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जबकि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट करता है वो हमारे पास होता है एलईडी। जबकि जो हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है वो हमारे पास होता है जनरेटर। ठीक है। जबकि जो इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है वो हमारे पास होते हैं मोटर। यहाँ पे आपने याद रखना है कि जो सोलर होती है हमारे पास, सोलर भी हमारे पास लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। जबकि जो हमारे पास थर्मोकपल्स होते हैं, थर्मोकपल्स वो हीट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो आपने ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास है विच क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस वो होती है जिसका कोई यूनिट नहीं होता और जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। तो फोर्स का हमारे पास डायमेंशन है हमारे पास ml t-2। ठीक है। जबकि जो वर्क डन है उसकी डायमेंशन है हमारे पास ml2 t-2। जो मोमेंटम है उसकी डायमेंशन हमारे पास है ml-t-1। जबकि जो एंगल है इसका कोई यूनिट नहीं होता, इसका यूनिट होता है रेडियन। तो हमारे पास उसकी कोई डायमेंशन नहीं है। दूसरे जो डायमेंशनलेस क्वांटिटीज हैं उसमें हमारे पास आता है स्ट्रेन। ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो भी डायमेंशनलेस है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो साइन कॉज होता है वो भी डायमेंशनलेस है, और लॉगरिथमिक वैल्यूज भी। नेक्स्ट हमारे पास है एट रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट पावर फैक्टर इज। तो वो हमारे पास 1 होता है। 0 क्यों नहीं होता, क्योंकि 0 में हमारे पास फेज डिफरेंस क्या हो जाता है 90 डिग्री, जिसकी वजह से जो प्योरली रिएक्टिव हो जाता है। जबकि अगर हम 0.5 की बात करें तो उसमें हमारे पास फेज डिफरेंस होता है 60 डिग्री। अगर 1 की बात करें तो रेजोनेंस में हमारे पास क्या होता है एक्स एल इक्वल हो जाता है एक्स सी के, और जो इम्पीडेंस होती है वो किसकी इक्वल हो जाती है जी इज इक्वल टू आर के। तो प्योरली रेजिस्टिव होता है सर्किट। और फेज एंगल जो होता है वो होता है 0, और cos 0 किसके इक्वल होता है 1 के। जबकि अगर हम बात करें इन्फिनिटी की तो इन्फिनिटी हमारे पास नहीं होता, क्योंकि जो पावर फैक्टर की वैल्यू है वो 1 से एक्सीड नहीं करती। ठीक है। अच्छा, जो पावर फैक्टर है उसका फॉर्मूला है आर बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू आर बाय जी। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। कोई भी चीज जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है, पल्सेटिंग डीसी, वो क्या है, रेक्टिफायर है। ठीक है। ये रेक्टिफायर क्या करता है, डायोड्स को यूज करता है एसी को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है। अगर हमारे पास हाफ वेव है तो उसमें एक डायोड होगा, अगर फुल वेव है तो उसमें दो डायोड होंगे, और उसको हम बोलते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। जबकि अगर हम ट्रांसफार्मर की बात करें तो ट्रांसफार्मर हमारे पास एसी को डीसी में कन्वर्ट नहीं करता, बल्कि वो एसी को चेंज करता है, या तो इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। जबकि अगर हम बात करें एम्पलीफायर की तो एम्पलीफायर क्या करता है, एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करता है, उसका एसी या डीसी से कोई ताल्लुक नहीं है। जबकि जो ऑसिलेटर है वो क्या करता है, डीसी को कन्वर्ट करता है एसी में, सेम लाइक इन्वर्टर। ठीक है। जबकि जो हमारे पास चोक होती है, चोक को हम यूज करते हैं कैपेसिटर के साथ फॉर फिल्ट्रेशन या फिल्टरिंग। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है किलोवाट आवर। तो बच्चे किलोवाट को में से ना वाट को समझते हैं कि ये पावर का यूनिट है, तो पावर का यूनिट नहीं है। किलोवाट आवर इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, इट इज द यूनिट कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिसिटी यूनिट। ठीक है। तो हम इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स को ऐसे जो कंज्यूम हो जाती हैं वो हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, जो पावर होती है, पावर का यूनिट होता है वाट। ठीक है। और जो एनर्जी होती है उसका यूनिट होता है जूल। जबकि जो हमारे पास करंट होता है उसका यूनिट होता है एम्पेयर, और वोल्टेज का यूनिट होता है वोल्ट्स। ठीक है। अब हमारे पास 1 किलोवाट आवर हमारे पास होता है 3.6 मेगा जूल। मेगा का मतलब होता है 10⁻⁶। तो अगर हम बात करें एनर्जी कैलकुलेट करने की तो P पावर इंटू टी इन आवर्स डिवाइडेड बाय 1000, तो हमारे पास किलोवाट आवर में यूनिट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है सीइंग इज बिलीविंग। द वर्ड सीइंग इज, तो जेरेंट, जेरेंट हमारे पास होता है जब कोई भी चीज आईएनजी के साथ एंड होती है और वो एज अ नाउन के तौर पे यूज करती है या सब्जेक्ट के तौर पे यूज होती है। तो यहाँ पे जो सीइंग है ये सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है, तो ये जेरेंट है। जबकि अगर हम पार्टिसिपल की बात करें तो वो एक्ट करता है एज एडजेक्टिव। जैसे कि हमारे पास द रनिंग वाटर, उसके बाद द क्राइम बेबी, तो ये बेबी की क्वालिटीज को बता रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, पार्टिसिपल है। लेकिन ये होती है हमारे पास फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी है। जबकि अगर हम इन्फिनिटी की बात करें तो इन्फिनिटी में हमारे पास होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है।
जैसे कि टू सी, टू डू, ये हमारे पास क्या है, इन्फिनिटी है। तो वर्ब हमारे पास कोई भी काम है जो आप करते हैं, सी, डू, गो, etc। अच्छा, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है उसमें हमारे पास आईएनजी यूज होता है एज एडजेक्टिव, जबकि जो हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल होता है उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब या ईडी यूज होता है एज एडजेक्टिव। नेक्स्ट हमारे पास है डज नॉट माइंड गोइंग ऑन फुट। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, द वर्ल्ड गोइंग इज। तो यहाँ पे आपने देखना है वर्ब, वर्ब वर्ब नहीं हो सकता क्योंकि ये मेन वर्ब नहीं है। यहाँ पे माइंड मेन वर्ब है, सॉरी, यहाँ पे डज नॉट जो है ये फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ माइंड, ऑब्जेक्ट ऑफ माइंड, ये हमारे पास जो माइंड है ना, इसका ऑब्जेक्ट है हमारे पास गोइंग। लाइक हमारे पास ये सब्जेक्ट है, ये हमारे पास वर्ब है, और जो माइंड है हमारे पास ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब जो हमारे पास माइंड का ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास क्या है, गोइंग। हम आगे चल के इसको मजीद क्लियर करते हैं। जो हमारे पास जेरेंड है, जेरेंड हमारे पास क्या है, गोइंग, ठीक है। गोइंग हमारे पास क्या है, जेरेंड, क्योंकि ये वर्बल नाउन है, ये एज अ नाउन के तौर पे एक्ट कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये एक्ट कर रहा है माइंड के ऑब्जेक्ट के तौर पे, ठीक है। एडजेक्टिव भी नहीं हो सकता और एडवर्ब भी नहीं हो सकता। अब जेरेंड जो होता है ना वो हमारे पास एज अ सब्जेक्ट भी यूज होता है, एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज होता है, ठीक है। अगर एज अ सब्जेक्ट की बात करें तो आई एंजॉय स्विमिंग, तो ये हमारे पास क्या है, जेरेंड है, स्विमिंग। अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पे, तो हमारे पास, सॉरी, एज अ सब्जेक्ट के तौर पे, तो हमारे पास स्विमिंग इज हेल्दी, तो वो हमारे पास स्विमिंग सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे स्विमिंग क्या है, जेरेंड, जबकि ऑब्जेक्ट के तौर पे आई एंजॉय स्विमिंग, तो यहाँ पे स्विमिंग क्या है, ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है, और ये क्या है, जेरेंड। नेक्स्ट हमारे पास है एंटोनियम ऑफ विल्ड। तो विल्ड हमारे पास होता है, इसका सिनोनिम होता है अनकंट्रोल्ड, ठीक है। ये फेराल इसका सिनोनिम है। जो टेम होता है, अनकंट्रोल्ड या अनटेम, ये हमारे पास होता है बिल्ड, ठीक है। लेकिन जो टेम होता है ये हमारे पास होता है कंट्रोल्ड, तो ये इसका एंटोनिम है। जबकि जो सेविज है ये हमारे पास, ये भी इसका सिनोनिम है, जबकि जो फ्री है ये इसका कोई ताल्लुक नहीं है वर्ड से। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइडेंटिफाई द वॉइस। अच्छा, एक्टिव वॉइस क्या होती है, जिसमें सीधा सेंटेंस होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है या हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है। जबकि जो पैसिव वॉइस होती है उसमें हमारे पास क्या आ जाता है, पहले ऑब्जेक्ट आ जाता है, देन सब्जेक्ट आता है बीइंग के साथ, इन, प्रेजेंट, कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस में, ठीक है। और फिर बाय आ जाता है, बाय और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का होना जरूरी होता है पैसिव वॉइस में, ठीक है। और फिर सब्जेक्ट आ जाता है। अब अगर हम बात करें, द लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर, तो इसका एक्टिव वॉइस होगा शी इज राइटिंग लेटर, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्टिव वॉइस नहीं है, ये हमारे पास क्या है, पैसिव वॉइस है। अब ये इम्पेरेटिव नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कोई ऑर्डर वगैरह या कोई कमांड नहीं दिया जा रहा। एक्सक्लेमेटरी भी नहीं है क्योंकि इसमें कोई इमोशंस का एक्सप्रेशन नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास द क्लास वाज अ जू। जो क्लासरूम है वो चिड़ियाघर था। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिमिली। अच्छा, जो सिमिली होता है उसमें आप दो चीजों को कंपेयर करते हैं यूजिंग लाइक और एज, जबकि जो मेटाफोर होता है उसमें लाइक और एज के अलावा लाइक और एज यूज नहीं करते, लेकिन आप दो चीजों को कंपेयर करते हैं, डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं। जबकि जो पर्सोनिफिकेशन होती है, पर्सोनिफिकेशन में आप क्या करते हैं, आप ह्यूमन की क्वालिटीज दे देते हैं नॉन लिविंग को या नॉन ह्यूमन बींग्स को, ठीक है। लाइक अगर हम बात करें, ही वाज, द लाइन वाज क्राइंग, या द लाइन वाज विस्परिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ह्यूमन क्वालिटीज है जो कि हम नॉन ह्यूमन को दे रहे होते हैं। जबकि जो हमारे पास हाइपर बोल है, ये हमारे पास एग्जैजरेशन होती है, किसी भी चीज को आप बढ़ा चढ़ा के बयान कर देते हैं। जैसे आई एम डाइंग ऑफ लॉफ्टर, मैं हंस हंस के मरने वाली थी, तो ये आप ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है, हाइपर बोल है। अब यहाँ पे हमारे पास है द क्लासरूम वाज जू। तो हमारे पास यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है क्लासरूम का जू के साथ, लेकिन विदाउट यूजिंग लाइक एन एस, तो हमारे पास क्या है, मेटाफोर है। नेक्स्ट हमारे पास है ही इज डिवोटेड। अब कौन सी प्रपोजिशन यूज होगी, ऑफ भी नहीं होगा, एड भी नहीं होगा, विद भी नहीं होगा, तो टू इज करेक्ट। तो
यहाँ पे आप लोगों ने डिफरेंट प्रेपोजिशन याद रखनी है। एंग्री एट उस वक्त यूज होता है जब आप किसी इंसान के साथ होते हैं, लेकिन जब आप किसी चीज पे होते हैं तो एंग्री भी तो होता है, ठीक है। यहाँ इसी तरह गुड के साथ एट लगता है, गुड एट, इंटरेस्टेड इन, उसके बाद अफ्रेड ऑफ, प्राउड ऑफ, उसके बाद रिलाई ऑन, सक्सीड इन, जबकि अगर हम कंग्रेचुलेट ऑन या कंसिस्ट ऑफ, ये इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन। नेक्स्ट है हमारे पास वर्क हार्ड। तो वर्क हार्ड हमारे पास क्या है, डिक्लेरेटिव में हमारे पास क्या होता है, स्टेट या किसी फैक्ट को बयान करते हैं, जैसे ही वर्क्स हार्ड। अगर ऐसे होता तो ये क्या होना था, डिक्लेरेटिव। इंटरोगेटिव क्या होता है, जब जहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, डू यू वर्क हार्ड, तो वो हमारे पास इंटरोगेटिव होता। इम्पेरेटिव हमारे पास क्या होता है, जब आप कोई भी कमांड या ऑर्डर देते हैं, तो आप यहाँ पे कमांड दे रहे हैं वर्क हार्ड, मेहनत करो, तो यहाँ पे ये क्या है, इम्पेरेटिव। एक्सक्लेमेटरी वो होता है जब आप किसी इमोशंस को एक्सप्लेन करते हैं, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी नहीं होगा, तो चार्ली ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है जुवेनाइल। जुवेनाइल का मतलब होता है जवान, ठीक है। तो हमारे पास ओल्ड जो है इसका एंटोनियम है, हमने सिनोनिम चूज करना है, तो यंग हमारे पास करेक्ट होगा। एक्सपीरियंस भी नहीं है, वॉइस भी नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है चूज द करेक्ट पंक्चुएटेड। अच्छा, जो गार्ड होता है, गार्ड्स के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगेगा, और गार्ड्स की कोई भी चीज है उसके साथ दी लगता है और कैपिटल वर्ड लगता है, द गार्ड द मास्टर ऑफ यूनिवर्स। तो इसमें हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बीटा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट एमसीक्यू है, शी विल बी सिंगिंग टुनाइट। जब हमारे पास फोर्थ फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो और साथ टाइम हो कोई, तो वो हमारे पास होता है लाइक सिंस और फॉर के साथ एक्सप्लेन किया हो और फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब हो, तो वो हमारे पास होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन अगर हमारे पास जस्ट फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी कि ये है, और साथ फ्यूचर है या विल बी है या शैल बी है, तो हमारे पास होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे इज एम आर था, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। अगर वॉज वर होता तो पास्ट कंटिन्यूअस होना था। डेट वॉज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट। अल्लाह अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा कामयाब करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।